यह है भाग 19, जिसका शीर्षक है प्रकीर्ण या मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस मतलब कई तरह की चीजें एक जगह। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही अनुच्छेद से। अनुच्छेद 361 ये काफी ध्यान खींचता है क्योंकि ये कुछ बहुत ऊंचे पदों को संरक्षण देता है। हाँ, अनुच्छेद 361। ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों को निभाते हुए जो भी काम करते हैं उसके लिए वे किसी भी अदालत के प्रति मतलब जवाबदेह नहीं होंगे। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो काफी बड़ी छूट लगती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संरक्षण है और इसके पीछे सोच ये है कि देश और राज्यों के जो प्रमुख हैं वो बिना किसी डर या दबाव के बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने संवैधानिक दायित्व निभा सकें। अच्छा। लेकिन इसे कोई असीमित छूट समझना भी गलत होगा। स्रोत साफ करते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो उस जांच के लिए जो भी अदालत या समिति बनेगी वो उनके आचरण की समीक्षा कर सकती है। हाँ, ये एक अपवाद है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये संरक्षण सरकार के खिलाफ यानी भारत सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से किसी नागरिक को नहीं रोकता है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत जवाबदेही से छूट है, सरकार की जवाबदेही से नहीं। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। मतलब अगर मामला सरकार के खिलाफ है तो कार्रवाई हो सकती है, भले ही वो फैसला राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी हुआ हो। समझ गए। और इसमें यह भी लिखा है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक मामला मतलब क्रिमिनल केस न तो शुरू किया जा सकता है, न ही चलाया जा सकता है। सही। और साथ ही उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने के लिए कोई कोर्ट ऑर्डर या वारंट भी जारी नहीं हो सकता। जी हाँ, ये उनके पद की गरिमा और आप कह सकते हैं कामकाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। और सिविल मामले, अगर कोई व्यक्तिगत काम के लिए मुकदमा करना चाहे। हाँ, दीवानी यानी सिविल मामलों के लिए भी प्रावधान है। अगर उनके व्यक्तिगत कामों के लिए चाहे वो पद संभालने से पहले किए हों या बाद में मुकदमा करना है तो एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? उन्हें 2 महीने का लिखित नोटिस देना होगा। उस नोटिस में पूरी जानकारी देनी होगी कि मामला क्या है, कारण क्या है, कौन मुकदमा कर रहा है, उसका नाम, पता और क्या राहत मतलब क्या रिलीफ मांगी जा रही है। ठीक है। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है कि पद का सम्मान भी रहे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पूरी तरह छूट भी न मिल जाए। और हाँ, एक छोटी सी बात, पहले इसमें राज प्रमुख शब्द भी था, जिसे 1956 में 7वें संशोधन से हटा दिया गया था, जो वो पद खत्म हो गया था। अच्छा। तो ये हुई उच्च अधिकारियों के संरक्षण की बात। अब एक अलग तरह के संरक्षण पे आते हैं, अनुच्छेद 361 क। ये सूचना और पारदर्शिता से जुड़ा लगता है ना? ये 1978 में 44th संशोधन से जोड़ा गया था। बिल्कुल सही। 44 संशोधन 1978। ये अनुच्छेद संसद या राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही की जो रिपोर्टिंग होती है उसको सुरक्षा देता है। कैसे? मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो या कोई और, अगर किसी अखबार में या मान लीजिए रेडियो जैसे प्रसारण माध्यम पर सदन की कार्यवाही का सार रूप में सही विवरण प्रकाशित करता है तो उस पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कोई शर्त भी होगी शायद? हाँ, एक शर्त है। शर्त यह है कि प्रकाशन दुर्भावनापूर्ण यानी मैलिस के साथ जानबूझकर गलत इरादे से ना किया गया हो। अगर यह साबित हो जाता है कि रिपोर्टिंग गलत नियत से की गई थी तो फिर यह संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक बात, अगर सदन की कोई बैठक गुप्त हुई है मतलब सीक्रेट सिटिंग, तो उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर भी ये छूट लागू नहीं होती। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि समाचार पत्र की परिभाषा में न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट भी शामिल है। ये प्रावधान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जनता तक विधायिका के कामकाज की सही जानकारी पहुंचाने में मदद करता है और मीडिया को मतलब प्रेस को बिना डर के रिपोर्ट करने की आजादी देता है। पारदर्शिता बढ़ती है इससे। ये दिलचस्प है। एक तरफ अधिकारियों को संरक्षण, दूसरी तरफ जानकारी के प्रवाह को। अच्छा, अब एक और अनुच्छेद देखते हैं जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 361 ख। ये 2003 में 91वें संशोधन से आया और दल बदल कानून से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो जाता है, हाँ। तो वो व्यक्ति एक और चीज के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। और वो क्या है? वो व्यक्ति अपनी अयोग्यता की तारीख से लेकर जब तक उसके उस सदन का कार्यकाल खत्म नहीं होता या फिर वो दोबारा चुनाव लड़कर जीत नहीं जाता, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक कोई भी लाभप्रद राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकेगा। रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट।
लाभप्रद राजनीतिक पद, हम्म। इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी सरकारी नौकरी या पद? नहीं नहीं, संविधान इसे भी स्पष्ट करता है। इसका मतलब है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जिसके लिए सैलरी या रिम्यूनरेशन सरकारी खजाने से दिया जाता हो। ठीक है। या फिर किसी ऐसी संस्था, मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है, कोई बोर्ड है, जो सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में हो और उसको वेतन उसी संस्था से मिलता हो, तो ऐसा कोई भी पद वो धारण नहीं कर पाएगा। इसमें कोई छूट भी है? हाँ, एक छूट है। अगर मिलने वाला पैसा या भत्ता सिर्फ प्रतिपूरक किस्म का है, मतलब कॉम्पनसेटरी नेचर का है, जैसे पद से जुड़े खर्चे पूरे करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि एक नियमित सैलरी की तरह, तो उसे लाभप्रद पद नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसका मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद साफ तौर पे दल बदल को हतोत्साहित करना था, और ये जो राजनीतिक लाभ के लिए पद हासिल करने की प्रवृत्ति होती है, उस पर अंकुश लगाना था कि अगर आप दल बदल के कारण अयोग्य हुए हैं तो आपको तुरंत कोई दूसरा सरकारी लाभ वाला राजनीतिक पद ना मिल जाए। समझ गए। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो शासन प्रणाली को स्थिर और नैतिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसी भाग में, जैसा आपने कहा, मिसलेनियस है, तो कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो अब शायद उतने प्रासंगिक नहीं है, जैसे अनुच्छेद 362। हाँ, अनुच्छेद 362 जो देशी रियासतों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से जुड़ा था, उसे 1971 में 26th संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अच्छा। और इसी तरह अनुच्छेद 363 है, जो संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों या समझौतों वगैरह से जुड़े विवादों में अदालतों के दखल पर रोक लगाता है। हालांकि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की सलाह मांगने का मामला अलग है। और 363 का? हाँ, अनुच्छेद 363 का ये भी 26वें संशोधन से ही आया था। इसने शासकों की मान्यता और उनके प्रिवी पर्स, मतलब जो उन्हें सरकारी भत्ता मिलता था, उसको खत्म कर दिया। तो ये अनुच्छेद एक तरह से भारत के एकीकरण और गणराज्य बनने की जो प्रक्रिया थी, उसके ऐतिहासिक पड़ावों को दिखाते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही विशिष्ट दिखने वाले प्रावधान पर आते हैं, अनुच्छेद 364। ये बड़े बंदरगाहों यानी मेजर पोर्ट्स और हवाई अड्डों यानी एरोड्रोम्स के बारे में है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि संविधान में इनके लिए अलग से नियम क्यों हैं? हाँ, ये वाकई एक खास, मतलब स्पेसिफिक प्रावधान है। ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन, लोक अधिसूचना जारी करके ये निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का बनाया कोई कानून किसी बड़े बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा। लागू ही नहीं होगा? हाँ, या तो बिल्कुल लागू नहीं होगा, या फिर कुछ बदलावों, मतलब मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस के साथ लागू होगा। और ये सिर्फ नए कानूनों पर नहीं, मौजूदा कानूनों पर भी लागू हो सकता है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ऐसा क्यों किया गया होगा? देखिए, संभवतः इन जगहों की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहमियत है, या उनका सामरिक महत्व है, या फिर उनके संचालन की जो विशेष जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये लचीलापन दिया गया है। अच्छा। यहाँ महापत्तन यानी मेजर पोर्ट का मतलब ऐसे बंदरगाह से है जिसे कानून द्वारा या उसके तहत मेजर पोर्ट घोषित किया गया हो, और विमान क्षेत्र यानी एरोड्रोम की परिभाषा जो है वो विमानन से जुड़े कानूनों के अनुसार ली गई है। तो ये दिखाता है कि संविधान निर्माता बड़े आधारभूत ढांचे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन की विशेष चुनौतियों से भी वाकिफ थे। अब एक और अनुच्छेद पर आते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों की जो गतिशीलता है उसे दर्शाता है। अनुच्छेद 365 जी। ये कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, विफल रहती है या उन्हें प्रभावी नहीं करती, तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना, मतलब ये निष्कर्ष निकालना कानूनन सही होगा, विधिपूर्ण होगा, कि उस राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ओह, ये तो काफी गंभीर बात लगती है। हाँ, ये एक गंभीर प्रावधान है, और इसका सीधा जुड़ाव आप अनुच्छेद 356 से देख सकते हैं, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये प्रावधान केंद्र को एक तरह से ये सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली साधन देता है कि राज्य संवैधानिक निर्देशों का पालन करें। हालांकि ये भी सच है कि इसके प्रयोग पर हमेशा राजनीतिक बहस होती रही है। हाँ, जाहिर है, ये केंद्र को एक तरह का नियंत्रण देता है। अब हम इस भाग के शायद सबसे अनूठे हिस्से पर पहुंचते हैं, अनुच्छेद 366, परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ये तो संविधान की अपनी डिक्शनरी जैसा लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अनुच्छेद संविधान में इस्तेमाल हुए कई महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ स्पष्ट करता है, ताकि उनकी व्याख्या में, उनके इंटरप्रिटेशन में कोई भ्रम ना हो, कोई विवाद ना हो। तो ये बहुत जरूरी हुआ फिर? हाँ, कानूनी स्पष्टता और एक रूपता के लिए ये बेहद जरूरी है।
देखिए, पूरी लिस्ट तो काफी लंबी है, इसमें करीब 30 परिभाषाएं हैं और हर परिभाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। हाँ हाँ, कुछ उदाहरण दीजिए जो शायद हमारी अब तक की चर्चा से जुड़े हों या वैसे भी महत्वपूर्ण हों। जरूर। जैसे हमने अनुच्छेद 361 ख में लाभप्रद राजनीतिक पद की बात की, उसका स्पष्टीकरण तो वहीं दे दिया गया था। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 366 में कई और परिभाषाएं हैं, जैसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनका मतलब वही है जो अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित सूचियों में है। ये आरक्षण और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार बनता है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर जैसे माल और सेवा कर जीएसटी को यहाँ परिभाषित किया गया है 101वें संशोधन के बाद, और ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलिक लिकर पर टैक्स शामिल नहीं है। ये हाल के बड़े कर सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसी तरह विद्यमान विधि एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब उन कानूनों से है जो संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे। ये समझने में मदद करता है कि पुराने कानून संविधान के तहत कैसे जारी रहेंगे या बदलेंगे। आंग्ल भारतीय की परिभाषा भी यहीं दी गई है, जो उस समुदाय के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। और भी हैं शायद? हाँ, बहुत हैं। कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम, निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, पेंशन, शासक, रूलर की 26वें संशोधन के बाद की परिभाषा, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, माल के क्रय विक्रय पर कर, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें कई तरह के लेन देन शामिल किए गए 46 सेशन संशोधन से। और हाल ही में 105वें संशोधन से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SEBC की परिभाषा भी जुड़ी है, जिसका आधार अनुच्छेद 342 का है। वाह, ये तो सच में एक डिक्शनरी है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता भाषा की सटीकता को लेकर कितने सजग थे। वो चाहते थे कि संविधान को लागू करने में कम से कम भ्रम हो। तो ये अनुच्छेद एक तरह से संविधान को पढ़ने और समझने की कुंजी देता है, और इसी सिलसिले को मुझे लगता है आगे बढ़ाता है इस भाग का आखिरी अनुच्छेद 367, जो निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन के बारे में है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 367 ये बताता है कि संविधान के प्रावधानों का अर्थ कैसे निकाला जाना चाहिए, उनकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। तो क्या कहता है ये? ये कहता है कि कानूनों की व्याख्या के लिए जो एक सामान्य कानून है, साधारण खंड अधिनियम 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, वो कुछ जरूरी बदलावों मतलब एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस के साथ संविधान की व्याख्या पर भी लागू होगा। इससे एक तरह की एकरूपता आती है व्याख्या में। अच्छा। ये भी स्पष्ट करता है कि जब संविधान में कहीं संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या एक्ट का जिक्र हो, तो उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंसेस भी शामिल माने जाएंगे, जब तक कि संदर्भ से कुछ और न पता चले। और इसमें विदेशी राज्य की परिभाषा भी थी। हाँ, बिल्कुल। खंड 3 कहता है कि विदेशी राज्य फॉरेन स्टेट का मतलब भारत से अलग कोई भी राज्य है, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो आदेश द्वारा किसी खास उद्देश्य के लिए किसी राज्य को विदेशी राज्य न मानने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये विदेश नीति में लचीलापन देता है। उदाहरण के लिए, जैसे राष्ट्रमंडल देशों के साथ हमारे संबंध है, तो उनके संदर्भ में राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि उन्हें कुछ मामलों में विदेशी राज्य न माना जाए। समझ गई। तो इन सब प्रावधानों को अनुच्छेद 361 से 367 तक एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि ये प्रकीर्ण भाग असल में तो बहुत काम का है। हाँ, नाम भले ही मिसलेनियस हो। इसमें उच्च पदों की स्वतंत्रता के लिए संरक्षण है, तो वहीं सार्वजनिक सूचना की पारदर्शिता के नियम भी हैं, राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के उपाय हैं, तो खास बुनियादी ढांचों के लिए विशेष व्यवस्था भी है। बिल्कुल। केंद्र राज्य संबंधों को साधने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण संविधान को सही ढंग से समझने के लिए परिभाषाएं और व्याख्या के नियम हैं। एकदम सही कहा आपने। ये विविध प्रावधान दिखाते हैं कि संविधान केवल बड़े बड़े सिद्धांतों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये शासन चलाने की एक व्यवहारिक नियमावली, एक प्रैक्टिकल गाइडबुक भी है। संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना की, बल्कि उसे जमीन पर उतारने में जो मुश्किलें आ सकती थीं, जो विवाद हो सकते थे, जो अस्पष्टताएं रह सकती थीं, उनका पहले से अंदाजा लगाकर उनके समाधान के लिए ये नियम बनाए। ये उनकी दूरदर्शिता और व्यावहारिकता मतलब प्रैग्मेटिज्म का प्रमाण है। तो ये मिसलेनियस नहीं है, बल्कि संविधान के ताने बाने को मजबूती देने वाले जरूरी धागे हैं, कह सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने।
आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए ये है, इन अलग अलग दिखने वाले प्रावधानों को, जैसे संरक्षण, परिभाषाएं, विशेष नियम, केंद्र राज्य निर्देश, इनको एक साथ रखकर जब हम देखते हैं तो ये संविधान निर्माताओं की किन गहरी चिंताओं या प्राथमिकताओं की ओर इशारा करते हैं? क्या ये शासन की स्थिरता, स्पष्टता, जरूरत के हिसाब से ढलने की क्षमता यानी अनुकूलनशीलता और जवाबदेही के बीच एक नाजुक संतुलन साधने के उनके सामूहिक प्रयास का हिस्सा थे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।